Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the previous class, AS 19 का second part that is operating lease के regarding आप लोगों ने discuss किया जिसमें आपने ये कहा कि normally सर operating lease के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसेट है वो किसकी बुक्स में शो हो रही होगी, लेसर की। फाइनेंशियल लीज के अंदर एसेट रिकॉर्ड कौन करता है, लेसर। बट ऑपरेटिंग के अंदर एसेट मेरे पास ही रहेगी, मेरे पास मींस मेरी बुक्स में रहेगी। डेप्रिसिएशन भी मैं चार्ज करूंगा नॉर्मली एंड टाइम टू टाइम लीज रेंटल्स मेरे पास आते रहेंगे। दैट मींस आप कौन, लेसी का ऑब्लिगेशन जो बनता है वो टाइम टू टाइम लीज रेंटल्स देना बनता है, ओनली दैट पार्ट, एंड मैं उनको रिसीव करता जाऊंगा। एक एक्स्ट्रा वर्ड आपने रीड आउट किया कि सर वैसे तो लेसर को एसएलएम के बेसिस पे अपनी इनकम को क्या कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए जैसे जैसे लीज रेंटल्स आते जाएंगे। बट सर अगर कोई सिस्टमेटिक बेसिस आपके पास है जो रिफ्लेक्ट करता है पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स को, कि जैसे जैसे बेनिफिट्स आ रहे हैं उस एसेट को यूज करते हुए आपको वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में अपने लीज रेंटल डालने चाहिए, तो डाल दीजिए। मैं कहा सर पर डिफरेंस आएगा ना, वहां से जो लीज रेंटल्स आ रहे हैं वो अलग अमाउंट है और आप मुझे जो बुकिंग करने की बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट रेशियो है। कोई बात नहीं सर, वैल्यू तो टोटल सेम होगी ना। देना उसने भी 5 लाख है, लेना आपने भी 5 लाख है। मैं सिर्फ आपको क्या बोल रहा हूं कि 5 लाख को बुक करने का जो रेशियो होगा वो बेस्ट टू बेस्ट सिस्टमेटिक बेसिस पे आप क्या करें, यूज करें। अरे किसी साल ज्यादा होगा, किसी साल कम होगा, इतना ही है। आप उस डिफरेंस को नाम पता क्या दे दो, क्या नाम दे दो, लीज इक्विलाइजेशन रिजर्व। जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, ओपन होगा। अरे किसी साल ज्यादा हो जाएगा, किसी साल कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक वैल्यू तो आपकी 5 और 5 ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर। सो बेसिकली नेक्स्ट ऑन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल अबाउट सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक। सेल एंड नेक्स्ट पेज हमारा कहां पे है सर, ये राजी, सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक। प्लीज फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आज का टॉपिक करिएगा। वन टाइम लिसनिंग वाला कॉन्सेप्ट है एंड नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर, इन द पीडीएफ, इन द मॉड्यूल, इन द स्कैनर, आपको हर केस में ये मिलेगा। थोड़ा जेन्युइनली थोड़ी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जाऊंगा एंड आप लोगों की एक बेसिक अकाउंटिंग चेकआउट होएगी कि सर कितनी जर्नल एंट्रीज आपने अच्छी पढ़ी हुई, यहीं से जस्ट आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, ट्रीटमेंट बताना है। यस, सबसे पहले सेल एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, लीज बैक ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या ये, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेल मींस बेचना। आप अपनी एसेट, इतनी महंगी एसेट होल्ड करके क्यों बैठे, सारी की सारी कैपिटल किस में फंसा रखी है, इस एसेट में फंसा रखी है। इसको ऐसे करो, इसको बेचो, जो पैसा आएगा ना वही एसेट जिसको बेची ना उससे किस पे ले लो, लीज पे ले लो। एंड उनको एनुअली हम क्या करते जाएंगे, रेंट पे आउट करते जाएंगे। जो भी लीज बनती है रेंटल्स देते जाएंगे। चलो लीज रेंटल्स देना वो बाद का कॉन्सेप्ट अलग है। मेन पॉइंट है जब आप बेचेंगे, जब आप इस एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, इन दैट केस ये प्रॉफिट लॉस, क्योंकि बुक वैल्यू अलग होएगी, फेयर वैल्यू अलग होएगी, सेल प्रोसीड्स अलग होएंगी। तेरे को 3 टर्म्स में, 3 टर्म्स, पहले मेरे को मीनिंग बताना 3 टर्म्स का मतलब है। पहला वर्ड बोल रहा हूं बुक वैल्यू मींस द डिमिनिशिंग वैल्यू, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू। क्लियर, जो बुक्स में कैरिंग अमाउंट, जो बुक्स में शो हो रही है। अच्छा, सेल प्रोसीड्स, जितने पैसे आए, जितने की वो सेल हुई। क्लियर, ओके। फेयर वैल्यू, उस एसेट की जो मार्केट वैल्यू थी एट दैट टाइम। क्लियर, ओरिजिनल कॉस्ट, जितने पे वो एसेट हमने क्या करी थी, पहले परचेज करी। तो सर डिफरेंट केसेस में ना तेरे पास ये 8-9 केसेस आएंगे आगे। क्लियर, यही डिस्कस करना है एंड वो डायग्राम के बेसिस पे बड़ा इजी सेंस में समझाया हुआ एंड लॉजिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तेरी एंट्री कभी गलत नहीं होगी, अपनी ओर से तो यही विश्वास है। बाकी फिर भी तुम मत के गलत कराओ, वो अलग बात है। क्लियर, यस। सेल एंड लीज बैक में सेल एंड वर्ड क्या लिखा हुआ पहले सर, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, सेल एंड फाइनेंशियल लीज बैक, सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक। पहला सेल एंड फाइनेंशियल लीज बैक, प्रॉफिट और लॉस, profit or loss on sale is not recognized in P&L. Yes. Rather, it is recorded as deferred gain or loss. It is recorded as deferred gain or loss in किसमें, अरे वही एसेट, फाइनेंशियल लीज के थ्रू क्या आएगी, वापस आएगी। बेनिफिट तो तेरे को ही मिलना है,
तो ये जो तेरा डेफर्ड, जो भी तेरा प्रॉफिट या लॉस है ना, वन शॉट में नहीं, अरे एसेट वही घुमा के तेरे पास आएगी और ऊपर से फाइनेंशियल लीज आएगी। फाइनेंशियल लीज में आपने क्या पढ़ा था? विद रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो सर आप इसको डेफर्ड करो ना, इसको वन शॉट में थोड़ी भेजोगे। तो जब तक तेरे पास दोबारा फिर आएगी, आप उसको धीरे धीरे करते हुए क्या करना, राइट ऑफ। क्लियर? यस, इट इज अमोटाइज। देखो वर्ड भी क्या यूज कर रहा है, डेप्रिशिएट भी नहीं कह रहा, अमोटाइज। डेफर्ड वर्ड है, डेफर्ड वर्ड हमेशा क्या होता है, अमोटाइज। कि धीरे धीरे सर, ओवर द क्या लिखा हुआ है, लीज टर्म। अब मान लो 5 साल के लिए लीज पे ले ली, तो सर बेचते टाइम जो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, दैट इज योर डेफर्ड गेन या डेफर्ड लॉस, which is to be amortized in the lease term in proportion to the किसके proportion में, जैसे जैसे उस एसेट के ऊपर क्या लगाओगे, फाइनेंशियल लीज है तो डेप्रिसिएशन तुम ही लगाओगे। डेप्रिसिएशन की जो रेशियो बनेगी, उस रेशियो में अपना क्या करते जाना, राइट ऑफ करते जाना। क्लियर? जिसको इन सिंपल वर्ड्स मैंने क्या कहा, इन रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई मगजमारी नहीं, सिंपल पॉइंट कि जी प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली तो जाने नहीं बना। कहता क्यों? अरे कौन सा ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज। अब तुम्हें पता क्या समझ में आ रहा है कि मतलब ये जो आगे केसेस है ना, वो सारे किसके आएंगे, ये ऑपरेटिंग लीज के आएंगे। क्योंकि फाइनेंशियल लीज में तो मना कर गया। फाइनेंशियल लीज में तो क्या वर्ड बोल गया, तुमने आज बेचा और वही एसेट दोबारा फाइनेंशियल लीज के थ्रू तेरे पास आएगी, फिर तो तेरे पास ही एसेट वो, और कल को वो एसेट, हाँ बस पता क्या है, मेरी बैलेंस शीट में एसेट वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, एसेट ऑन लीज है, तो वहीं के वहीं है। तो सर एसेट बाहर निकालने पे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसको डेफर्ड गेन या डेफर्ड लॉस के नाम से क्या कर लीजिए, बुक कर लीजिए। इधर से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जाएगी, इधर से उतनी उतनी अमोर्टाइजेशन आप पीएल में डालते जाओ। क्लियर? बट सर इधर आओ, इधर मेन चीज है क्या, सेल एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्या एसेट सदा के लिए जा रही है, जा ही रही है, मना कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लीज बैक का मतलब क्या होता है, मेरी बुक्स में तो गया सर, एसेट तो बाहर जा रही है, उसके बाद क्या तुम एसेट रिकॉर्ड करोगे क्या, फिर क्या वर्ड यूज करोगे, एसेट सर जा रही। ठीक है ना? अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बनता है। जो भी तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस, नॉर्मली जैसे आप लोग एसेट बेचते हो, नॉर्मल सेल भी तो करते हो, ट्रीट इट लाइक नॉर्मल। क्योंकि फाइनेंशियल के केस में अलग चीज था, फाइनेंशियल में एसेट जा रही थी, फिर वही घुमा के एसेट ऑन लीज आ रही थी, बट यहां पे एसेट जा रही, तो प्रॉफिट या लॉस हम क्या करेंगे, यहां पे बुक करेंगे। पढ़िए, कैलकुलेट सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ जी, मैं कुछ क्रक्स बताऊंगा, थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान से सुन लेना, मतलब पूरा क्लास जस्ट 5 मिनट अच्छे सुन लेना। इंपेयरमेंट लॉस आपने पहले कैलकुलेट करना है, एंड इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है एंड कब आएगा ये ना मत लेना दिमाग में, अगर हर केस सही करना चाहते हो। क्लियर? इंपेयरमेंट लॉस पहले जाके स्टेप वाइज, पहले तो इंपेयरमेंट लॉस। सर इंपेयरमेंट लॉस पता कब आता है, जब बुक्स में जो तुम्हारी बुक वैल्यू है और फेयर वैल्यू उसकी क्या चली जाए, डाउन। बुक्स में वैल्यू कितनी आ रही है, 1,50,000, एंड फेयर वैल्यू मार्केट में कितनी आ रही है, 1,20। छोड़ दे, सेल प्रोसीड को छोड़ दे, उसका कुछ नहीं करना, वो बाद में कंपेयर करेंगे। मैंने कहा पहले क्या चेक करो हमेशा, इंपेयरमेंट लॉस। सर इंपेयरमेंट लॉस विल ऑलवेज बी देयर व्हेन फेयर वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। क्या लिखा हुआ है, बुक वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, पहला वो जाते सारी। सर अच्छा इंपेयरमेंट लॉस है, इंपेयरमेंट लॉस माने पीएल, ये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो फिक्स है। अरे घाटा बढ़ गया, 1.5 लाख की एसेट मैं अपनी बुक्स में शो कर रहा हूं, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,20, 30,000 तो पहले ही क्लियर है, एज पर एएस 28 डन। ये तो करो साइड, ये तो करना पड़ेगा सर। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी रिटन ऑफ इंस्टेंटली इन किसमें, एएस 28 ने कहा, मैं कौन सा अपनी चला रहा हूं, एएस 28 ने कहा कि सर अगर आपका इंपेयरमेंट लॉस होता है, अगर बुक वैल्यू फेयर वैल्यू से ग्रेटर है या फेयर वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू है, दोनों के सेम है सर, आप अपना इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट गेन मत कर दिया जाना, हमेशा लॉस की प्रोविजन डलती है, गेन की प्रोविजन नहीं डलती। एंड एएस 28 इंपेयरमेंट लॉसेस पे है, लॉसेस पे, कि फेयर वैल्यू बोल रहा हूं, सेल प्रोसीड नहीं बोल रहा, फेयर वैल्यू। क्लियर? आगे नाउ एक पॉइंट हो गया, कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करोगे इसको, डेफर्ड गेन या डेफर्ड लॉस। नाउ द सवाल इज दैट कि डेफर्ड गेन कब आएगा,
कहते हैं जी डेफर्ड गेन जो है ना, डेफर्ड गेन जो है वो कब आता है, कब आता है? जब आपका सेल प्राइस क्रॉस कर जाए किसको, फेयर वैल्यू। क्योंकि सर फेयर वैल्यू से ऊपर, फेयर वैल्यू से मार्केट वैल्यू भी क्रॉस करके तुम, जैसे कहते हैं ना एक रेवेन्यू प्रॉफिट, एक कैपिटल प्रॉफिट काइंड ऑफ, जैसे आप पहले मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में भी किया करते थे कि सर एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, अरे ओरिजिनल कॉस्ट भी क्रॉस कर गया जैसे कहते थे, तो वो कैपिटल प्रॉफिट। सेम ये डेफर्ड गेन है। डेफर्ड गेन का मतलब क्या है, तेरी फेयर वैल्यू से ऊपर, से ऊपर क्या है तेरी, डेफर्ड गेन इज ऑलवेज देयर। चुपचाप दैट डिफरेंस अपना ऑटोमेटिकली लिख लो, डेफर्ड गेन आएगा, आएगा सर। मतलब दो केस अभी तक क्या, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कोई भी केस आपके सामने आया, सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। व्हेन देयर विल बी इम्पेयरमेंट लॉस, व्हेन बुक वैल्यू इज हायर देन फेयर वैल्यू, क्लियर? देन द इंस्टेंट दैट अमाउंट, दैट डिफरेंस इंस्टेंटली राइट ऑफ इन द पीएल, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक। ठीक, दूसरा डेफर्ड गेन कब आएगा, जब आपकी सेल प्रोसीड्स तेरी मार्केट वैल्यू से भी क्या है, सर ये डेफर्ड है ना, डेफर्ड मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू से ऊपर हुआ, तो मैं इंस्टेंटली पीएल में तो नहीं बुक करूंगा, ये बेनिफिट मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, इसको मैं राइट ऑफ करूंगा या पीएल में ट्रांसफर करूंगा। मैंने तभी नाम क्या दिया, डेफर्ड नाम दिया। और डेफर्ड होने का मतलब था क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एसेट कहीं ना कहीं तो तुम दोबारा उसको लीज पे ले रहे हो ना, इसीलिए मैं डायरेक्टली पीएल वर्ड यूज नहीं कर रहा। जहां होता ना जैसे नॉर्मल एसेट बेचना, कोई लीज लूज का कॉन्सेप्ट नहीं है, एसेट बेचना तुम सीधी एंट्री क्या पास करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, बैलेंसिंग फिगर किसको डालते, पीएल, यही करते ना। बट यहाँ पे डेफर्ड वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लीज तुम्हारे द्वारा फिर आ रही है। आगे सर कभी डेफर्ड लॉस हो सकता है क्या, हो सकता है, हो सकता है कि सर फेयर वैल्यू ज्यादा है, सेल प्रोसीड्स क्या है, बट आई थिंक सो इन दैट केस आपको कुछ कंडीशंस क्या करनी होंगी, चेक करनी कि रियलिटी में कोई लॉस हुआ, वहां पे केसेस के बेस पे समझाऊंगा क्या रियलिटी में कोई लॉस हुआ। अगर तो कोई एक्चुअल लॉस हुआ, सचमुच में नुकसान हुआ, कई बार ना ये किताबों में देखने को लगता है वैल्यू डाउन गई, लॉस हो गया, पर रुक, कंपेयर इट विद एक्चुअल, एक्चुअल वैल्यू, बुक वैल्यू के साथ कंपेयर कर, क्या सचमुच में लॉस हुआ, कहते ना वैसे तो नहीं कोई लॉस हुआ, फिर किस बात का डेफर्ड लॉस, फिर किस बात का डेफर्ड लॉस। पढ़िए, जैसे डेफर्ड लॉस इज इक्वल्स टू, पढ़ो, फेयर वैल्यू माइनस सेल्स प्राइस। ये तो उल्टा करा मैंने, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अगर तो सेल प्रोसीड तेरे किससे, मतलब ये तेरी फेयर वैल्यू, ये तेरी फेयर वैल्यू, अगर तो सेल प्रोसीड क्या होगी, ऊपर, तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये क्या होगा, डेफर्ड, डेफर्ड लॉस तो होगा, बट सब्जेक्ट टू क्या, कंडीशंस, कुछ कंडीशंस चेक करनी होंगी, वो दो कंडीशंस। पढ़िए सर, अप टू दी, यहां भी क्या गया एक कंडीशन, अप टू दी एक्चुअल लॉस अमाउंट, क्लियर, कंपनसेटेड विद रिडक्शन इन द लीज रेंटल्स। बाकी सर कंपनसेटेड जो है वो लॉस आपका कंपनसेट कर दिया जाएगा लीज रेंटल्स के। कई बार पता क्या होता है, आप बेचो, मैं पता किसको फोर्स कर रहा हूं, जिसको मैंने एसेट बेचना, मैं कहा जी एसेट बेचो पर इतने भी बेचेंगे, ठीक है ना, वो कहता, सामने वाला पर्सन कहता, मैं कहा सर मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, मेरी बुक्स में से एसेट बाहर जा रही है, मेरे को तो लॉस डाल के जाओगे तो। वो कहता मैं खरीदने को तैयार हूं, ऑनर कहता मैं खरीदने को तैयार हूं, बट मैं इतने पैसे दूंगा, मेरे पास तो इतने ही पैसे, और चल कोई नहीं तू कम दे दे, वही यही एसेट तू मुझसे किस पे लेगा, लीज पे लेगा ना, मैं लीज रेंटल कम करूंगा, चिंता ना कर, चिंता ना कर, मैं तेरे को कंपनसेट कर दूंगा, जितना मैं तुझे लॉस डालूंगा ना, जितना मैं तुझे परचेज करते टाइम क्या डालूंगा, लॉस डालूंगा ना, वही मैं लीज रेंटल के थ्रू तुझे क्या कर दूंगा, कम कर, तेरे को कंपनसेट कर दूंगा। तो फिर सर आप जो लॉस बुक करें, आप जो लॉस बुक करें वो कितना बुक करोगे, अप टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस बुक करो ना। आप ऐसी किताबों में दिखाई जा रहे हो हाय मुझे तो लॉस पड़ गया, पहले देख तो ले एक्चुअली लॉस कितना हुआ, उतनी लॉस की बुकिंग कर। अब जैसे अभी तक तो ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, जस्ट अ मिनट, वन बाय वन केस डिस्कस करते हैं। एंड सर बाकी कोई रेजिडुअल गेन या कोई लॉस, बाकी जो बैलेंस फिगर बचेगी ना एंट्री में, वो सारा किसमें डाल देना, प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि मैं तो कंसेप्चुअली आपको बता चुका, मेरे कंसेप्चुअली 3 पॉइंट है, 3 क्या 2 पॉइंट है, पहला इंपेयरमेंट वर्ड, दूसरा वर्ड डेफर्ड। इंपेयरमेंट तो क्या होगा, लॉस ही होगा, डेफर्ड में गेन भी हो सकता है, लॉस। एक चीज बताओ, डेफर्ड किस चीज का डिफरेंस है, डेफर्ड वर्ड
किस चीज का डिफरेंस है? फेयर वैल्यू और दोबारा फेयर वैल्यू और सेल प्राइस का। इंपेयरमेंट वर्ड किसका डिफरेंस है? बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, इन दोनों को अलग अलग। क्लियर? चलिए सबसे पहले कहते हैं जर्नलाइज सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक एंट्री, जिसमें बुक वैल्यू, सेल्स प्राइस, फेयर वैल्यू सब कुछ क्या है बराबर। क्लियर? अब एक चीज बताओ, टू बी वेरी ट्रू, सिंपल अकाउंटिंग, सिंपल अकाउंटिंग, सेल प्राइस का मतलब क्या होता है? जितने पे बेचा, व्हाट आई हैव रिसीव्ड फॉर दैट। ये किसके सामने वर्ड आएगा? ये लाख रुपए किसके आगे लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। एक तो पता है जाते साथ हमेशा सेल प्रोसीड एंट्री ना लाइंस छोड़ दिया करो, एक एक करके फिल करेंगे। क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट, इतना तो पता जी लाख रुपए यहां पे आएंगे। क्लियर? बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? एंड अगर मेरी एसेट मेरी बुक्स में से बाहर जाएगी तो बुक वैल्यू पे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो तो तुम अलग कर देते होते हो, वो तो तुम हम अलग कर देते हैं। इतना पता है जी, आप जब एंट्री पास करोगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट मुझे पता है, टू एसेट अकाउंट ये भी मुझे पता है। अब कॉन्सेप्ट पे दो वर्ड हमेशा पहले पहचान ली, डन हर केस में। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या था? चेक, इज देयर एन इम्पेयरमेंट लॉस? हाउ कुड यू से दैट? Because book value is equals to, is there any deferred gain loss? Why? Bank account debit 1 lakh selling price, to asset account 1 lakh book value। सर ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस, वर्ड क्या लिखा हुआ मैंने? अमोर्टाइजेशन वाला। मतलब वो इम्पेयरमेंट वाला है ही नहीं था, बट फिर भी लिख के दिखाया। देख कितने बढ़िया नोट्स बना रखे कि भाई साहब आगे ना आपको ये एंट्री मिलेगी, आने वाले केस में आपको ये एंट्रीज मिलेंगी जहां पे क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे लॉस बोल रहा हूँ, इंपेयरमेंट लॉस बोल रहा हूँ, तो नेचुरली डेबिट ही होएगा। हाँ इसका नहीं पता मुझे, इसका नहीं पता, ये में भी डेबिट भी हो सकता है अगर डेफर्ड लॉस हुआ, ये क्रेडिट भी हो सकता है अगर, इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं, अगले केसेस आप करोगे। ये समझ में आया पॉइंट? थोड़ा कॉमन सेंस आगे चल। मैंने सर यहां तक नीचे कुछ है तो लिखा, वेयर अब केस डिवाइड कर दी, थोड़ा सा लॉजिकली चलना, एंट्री आपको खुद बनाएंगे। क्या वेयर वर्ड क्या लिखा हुआ है? इज ग्रेटर देन, क्या आएगा? आएगा ही आएगा। मैंने तुझे पहले बताया था डेफर्ड वर्ड किसका डिफरेंस है? सेल प्राइस एंड, when sale price is greater than fair value then there will be deferred। बिना देखे पहले टू डेफर्ड गेन लिख लो, समझ गए? अब चल लाइन वाइज, बुक वैल्यू कितनी है? सेल प्राइस कितना है? फेयर वैल्यू कितनी है? मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं पहले तोड़ रहा हूं, एंट्री को अपने वे से लिख रहा हूं। पहले तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, इसके आगे अमाउंट बताओ कितनी है? 1,12,000, 1,12,000। अच्छा मैं एसेट अकाउंट यहां पे कितना आएगा? 1,20 मतलब बुक वैल्यू। डन। पहला केस, इज देयर एनी इंपेयरमेंट लॉस? हाउ कुड यू से? बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। सर बुक वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू क्या है? तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ब्रैकेट में तेरे को फिर भी याद करवा दूं कौन से वाला? अमोर्टाइजेशन। क्लियर? एंड वर्ड क्या लिखोगे? टू। अच्छा डेफर्ड गेन किसके बराबर होता है जी? डेफर्ड गेन सेल प्रोसीड्स एंड, सेल प्रोसीड्स कितनी? एंड एंट्री सही है, चेक कर लो, गलत तो नहीं करवाऊंगा। बन गया केस? समझ गया ना? आप इतनी शोशेबाजी में पढ़ेंगे नहीं डायग्राम बनाने, बट सर ये बनाने चाहिए हमेशा। समझो पहले लॉजिकली, इनको समझाने के लिए मैंने भी डायग्राम्स यूज करी क्योंकि मुझे ऐसा समझाया गया, बट अब अपना क्रक्स, अपना एक्सपीरियंस आ रहा है कि डायरेक्टली सर एंट्री बनाओ, कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या डायग्राम के चक्कर में पड़ रहे हो? ये तो वैसे एक हाइपोथेटिकल बनाई गई है, अदरवाइज सिंपल वर्ड्स हैं। अगला केस आ, खुद ही सोचना। बुक वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू कितनी है? सेल प्रोसीड्स, बनाई एंट्री, अपनी अपनी एंट्री बनाना, बनाई एंट्री। बुक वैल्यू 90,000, फेयर वैल्यू 1 लाख। लाइन वाइज चलना जैसे आपको बताया। जल्दी करो, खत्म करना है मैंने कॉन्सेप्ट आज। देन कल अगर हो सका तो इसके क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे, वैसे तो मैं करवा चुका,
स्टिल अगर करवाने वाले हुए तो नेक्स्ट पार्ट में, छोटे से पार्ट में आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। क्या मतलब ही नहीं है, पहले ही बोल AS28 मतलब होएगा ही लॉस, गेन का मतलब कहां से हो जाएगा, एंड गेन अगर होता तो बुक नहीं करते। इंपेयरमेंट का मतलब होता है सडन, सडन डाउन जाने से जो वैल्यू आपकी डाउन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंपेयरमेंट लॉस। बुक वैल्यू कितनी है 90, फेयर वैल्यू 1 लाख, सेल प्रोसीड आपकी हैं 1,14,000। एंट्री बनाएं फटाफट। डन। मैं एंट्री बोलूं, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू एसेट अकाउंट 90। सर पहला केस इंपेयरमेंट लॉस क्या है, वाई, फेयर वैल्यू ज्यादा है किससे, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा क्या डेफर्ड गेन है, कितना सर, टू डेफर्ड गेन 14,000। क्या अच्छा बैलेंस बच रहा है वहां पे, बस फिर वहां पे 2PL प्रॉफिट। मैंने क्या कहा था, रेजिडुअल गेन, रेजिडुअल वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस। डेफर्ड वर्ड मत बोलो, या इंपेयरमेंट गेन मत बोलो, इंपेयरमेंट गेन थोड़ी है, उधर नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट है, एंड रेवेन्यू प्रॉफिट इज चार्जेबल टू डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, चल ये क्लियर है भाई, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट आगे अगला केस बनाओ। बुक वैल्यू 1,25, फेयर वैल्यू 1 लाख। कॉपी भी कर लो, कॉपी में या पेज ले लो कोई। सर बुक वैल्यू 1,25, फेयर वैल्यू 1,40, सेल प्रोसीड्स 1,40,000। सोचो लाइन वाइज चलना, कौन किसका डिफरेंस होता है। करो याशना, एंट्री बताओ मुझे। ये तो जस्ट एक प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं है। ये वही बात है ना, हर टीचर का फर्क होता है। हमें जैसे समझाया गया हमने वैसे पास ऑन करा, बट बाद में देखा ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि छोड़ो इसको काम में। ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन है, हर पर्सन समझाने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल तो लेगा ना। यस याशना बताओ जी। ये साइलेंस प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट 140, यस लाइन वाइज। बैंक अकाउंट डेबिट 140 टू एसेट अकाउंट कितना डालोगे 125, हमेशा पहले लाइन वाइज। अच्छा इज देयर एनी इंपेयरमेंट लॉस, व्हाई, बिकॉज फेयर वैल्यू इज लेस देन and impairment loss is 25, yes, profit and loss account debit 25 impairment वाला। अच्छा सर सेल प्रोसीड ज्यादा है फेयर वैल्यू से, तो डेफर्ड गेन, तो 2 डेफर्ड गेन 40, इज देयर एनी बैलेंसिंग फिगर, नो, तो सर एंट्री पास, डन। अगर रेजिडुअल वैल्यू बचेगी तो उसको किसमें डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, दैट्स इट। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट बनाइए। बुक वैल्यू 90, सेलिंग प्रोसीड्स 1 लाख, फेयर वैल्यू 1 लाख। बुक वैल्यू 90, सेलिंग प्रोसीड्स 1 लाख, फेयर वैल्यू 1 लाख। करिए करिए फटाफट विधि, एंट्री। टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ना कोई इंपेयरमेंट लॉस, ना कोई आप लोगों का डेफर्ड। क्लियर, सो नॉर्मल एंट्री इज दैट बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एसेट अकाउंट 90,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल सर बैलेंसिंग रेजिडुअरी आइटम। क्योंकि ना तो तेरा बुक वैल्यू फेयर वैल्यू में कि मतलब फेयर वैल्यू ज्यादा थी तो इंपेयरमेंट लॉस तो होएगा ही नहीं, ना तेरी सेल प्रोसीड और फेयर वैल्यू में कोई डिफरेंस था, इक्वल रहेगा। अब आप कह रहे हो फिर भी डिफरेंस आ रहा है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, रेवेन्यू आइटम है। क्लियर, चलिए सर ये फिर भी लिखवाया होगा, एसेट के आगे बुक वैल्यू की अमाउंट आई। ये क्रक्स काम आते हैं, अपनी लैंग्वेज काम आते हैं, लिखो अपनी लैंग्वेज में मैक्सिमम। बिल्कुल, किसकी शर्म है भाई, किसकी शर्म है, पेपर मैंने देना है, मेरे को जैसे समझ में आएगा मैं तो वैसे लिखूंगा,
मैं जितनी मर्जी लैंग्वेज यहाँ पे लिखूं, पर मेरे को ना क्रक्स पता होना चाहिए, मैंने उस चीज को कैसे समझा ये आपको पता होना चाहिए। इवन कई तो ऐसे होते हैं जो टीचर वैसे भी बता रहा ना, उसको भी नोट कर रहे होते हैं एक एक लाइन, ऐसा ऐसा पढ़ाया गया, ऐसा ऐसा बताया गया। क्यों सर? नेक्स्ट ऑन वही पैटर्न आप लोगों का अगर रहेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे सर, कॉन्सेप्ट्स नॉर्मल। नेक्स्ट आओ, केस 6 एंड 7। नाउ अब चेंज होगा यहाँ पे। अब वर्ड पढ़िए जी क्या लिखा है, ये मेरे समझाने वाला है, रुकिए, पेन डाउन, क्लियर। केस 6 एंड 7, इफ पहली बात वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेल प्राइस इज, वर्ड क्या, डेफर्ड। बट सर डायरेक्टली डेफर्ड लॉस बुक करने के लिए नहीं कहा गया था, वर्ड क्या कहा गया था, अप टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। तो यहाँ पे ना ट्विन कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, क्या ये सही केस है? बुक वैल्यू 90, फेयर वैल्यू कितनी है, क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस? फेयर वैल्यू 1 लाख, सेल प्रोसीड्स कितनी है, स्कोप ऑफ डेफर्ड लॉस। एक बात बता, रियलिटी में क्या तुझे लॉस हुआ? क्या रियलिटी में तुझे लॉस हुआ? कोई एक्चुअल लॉस हुआ? हाउ कुड यू से दैट? 90 वाली चीज कितने में सेल करी है? ऐसे दुख बनाना मनाई जाओ, हाय 1 लाख की थी, हाय 1 लाख। तेरे केस में कितने की थी? तूने तो 90 की ली थी ना, और उसकी मार्केट वैल्यू ये थी। आज का मतलब क्या भाई, तेरे केस में वो चीज कितने की थी? 90 की थी। 90 वाली चीज आपने कितने में सेल करी? 90। तेरे को तो उल्टा 5 का प्रॉफिट है, तेरे को तो 5 का उल्टा प्रॉफिट है ना। किस बात का दुख मना रहा है? किस बात का दुख मना रहा है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, क्लियर। पढ़। अब कहता जी अच्छा, कंडीशन अज्यूम, साथ में लिखा होना जरूरी है, लीज रेंटल्स आर लोअर देन द मार्केट। तो ना कंपनसेटेड थ्रू लीज रेंटल्स। कहता देख तेरे लिखा तो है कि लीज रेंटल मेरे कम है उससे, नॉर्मल मार्केट से, मतलब ट्विन कंडीशंस। पहला सर यहाँ पे आप एंट्री के पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, पैसा तो 95 आएगा। एसेट अकाउंट डेबिट क्रेडिट कितना, मैं तो उल्टा 5 का प्रॉफिट दिखाऊंगा, लगा था किसको शो करने, कोई लॉस तो हुआ नहीं। मैंने तो अपनी 90 वाली आइटम 5 प्रॉफिट पे क्या करी है, सेल करी है, मेरे को तो लॉस ही नहीं हुआ। अगर डबल कंडीशन होती, पहला डबल कंडीशन में क्या आया, चेक लीज रेंटल्स आर लोअर, यस एक कंडीशन तो है। दूसरा, इज देयर एन एक्चुअल लॉस, नो, फिर नहीं बुक करेंगे। ट्विन कंडीशन है, दोनों पूरी होनी चाहिए, दोनों पूरी होनी चाहिए। अच्छा, अगर 95 की जगह वर्ड 85 कर दो, एंट्री बताइए। अगर सुन लो दोबारा, रुक, 95 की जगह वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, 85, व्हाट विल यू डू? बैंक अकाउंट डेबिट 85, डेफर्ड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, दिमाग हिलेगा तुम्हारा, 15,000। डेफर्ड लॉस कितना होएगा? डेफर्ड वर्ड किसका गैप होता है, फेयर वैल्यू कितनी है उसकी, और तुम्हारी वो क्या है, तुम्हारी सेल प्रोसीड कितने हैं, 85। बट सर इसको 2 में पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या सर आपका लॉस, एक तो बाय पी, क्योंकि 90 वाली चीज आपने कितने में सेल करी, 85 में करी ना, 5 आपका किस में जाएगा, पीएल में, और 10 किस में जाएगा, डेफर्ड लॉस में। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब यहाँ पे पहले इसको दोबारा समझिए, आगे केस आएगा, आपने खुद ही करना। ये पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में तो हम 90,000 एंड वैल्यू वाली चीज 95 में बेचनी है, बिल्कुल, इसीलिए कोई भी एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा, एक्चुअल लॉस तो कोई है ही नहीं हमारा। अब पढ़, हेंस द लॉस कैन नॉट बी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेफर्ड। अब अगला केस है, एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू कितनी है। पहले तो बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू का डिफरेंस कौन होता है, इज देयर एन इंपेयरमेंट लॉस, यस यस, तो किसको डेबिट करोगे, पीएल, ये तो आएगा आएगा। अच्छा, फेयर वैल्यू 1 लाख है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, तो सर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, डेफर्ड लॉस। तो रेंट लीज आर क्या है, लो, ट्विन कंडीशंस में, ट्विन कंडीशंस में वही बात, क्या तुम्हारा एक्चुअल लॉस हुआ, यस, ठीक है ना, कोई आपका लीज रेंटल्स लोअर थे, यस। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री क्या पास करी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 95, क्लियर, वही वैल्यू बदल, ये 5 आना था, 50 लिख गया, क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट कितने का सेल करा था आपने, 95, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये इंपेयरमेंट वाला,
वो 1/20 से 1 लाख का डिफरेंस, बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू का डिफरेंस किसमें गया? 20। अब मैंने उसको राइट डाउन कर लिया ना। अब आप 1/20 नहीं कहोगे, आप कितनी बुक वैल्यू कहोगे? 1 लाख। अरे राइट डाउन कर तो दी, 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस बुक करके आपने उसको राइट डाउन कर तो दिया, हो गया ना वो नॉर्मली। अच्छा, एसेट आपकी कितने की जा रही है सर? ये तो बुक वैल्यू के सामने तो यही लिखेंगे, क्लियर। अब 1 लाख वाली आइटम आपने कितने में सेल करी? 95। तो 5,000 का आप लोगों को क्या हुआ? डेफर्ड लॉस। तो यहाँ पे वही चेक ट्विन कंडीशंस, क्या एक्चुअल लॉस हुआ? वो तो कब का चल रहा है, हमारी तो बुक वैल्यू कितनी थी? 1/20। बेच कितने की रहे आप? 95। सर वो तो फेयर वैल्यू से भी नीचे चला गया, यहाँ पे तो लॉस ही लॉस है। मतलब अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चले, आप यहाँ पे स्टैंड करते थे, तेरी फेयर वैल्यू मार्केट में कितनी थी? मेरा तो पहले लॉस हो चुका, तुम एक्चुअल लॉस की बात करते हो, मैं तो कब का लॉस में हूं। मेरी 1/20 वाली आइटम की वैल्यू मार्केट में कितनी चल रही है? मैं तो पहले पीएल बुक करके बैठा, मैं तो पहले 20,000, ये वाला गैप, ये गैप, ये तो किसमें जाएगा? पीएल में जाएगा ही जाएगा। और बाकी रही बात सर फेयर वैल्यू और सेल प्रोसीड का जो डिफरेंस होता है वो किसमें जाता है? डेफर्ड में। 5,000 का मेरा ये लॉस हुआ। तो नॉर्मल सी बात, एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 95 जो आएगा, वही बात। टू एसेट अकाउंट कितना? 120। अब बैलेंसिंग फिगर 1 by 1। पहले तो सर ये डिफरेंस, ये 20,000 का डिफरेंस, क्लियर, ये कहां पे जाएगा? पीएल में, क्लियर। और ये कहां पे जाएगा? डेफर्ड लॉस। मैं तो कब का लॉस में। हाँ जी, क्या डाउट? फिर नहीं, ट्विन कंडीशंस होनी जरूरी है। मैंने पहली वर्ड क्या बोला? बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट लॉस। डेफर्ड नहीं होने दूंगा, डेफर्ड नहीं होने दूंगा। मैंने पिछले वाले में भी क्या करा था? आप नॉर्मली देखो, नॉर्मल एएस का कहना तो क्या है, आप किसी चीज को डेफर्ड क्यों करते हो? क्योंकि उसका बेनिफिट तुझे मिल रहा है ना। तेरे लीज रेंटल अगले लोअर नहीं करे। मैं अगले को कह रहा था मेरा अगर लॉस होता मैं तो वन शॉट में कहां पे डाल देता? पीएल में। मुझे डेफर्ड करने के लिए क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? कहता फिर तुझे वो कौन सा बेनिफिट आज ही मिलेगा, आने वाले सालों में तेरा लीज रेंटल कम नहीं करा उसने, फिर जैसे जैसे बेनिफिट मिलेगा वैसे वैसे लॉस को राइट ऑफ कर। अच्छा, लॉस आज ही ले ले, बेनिफिट तुझे 5 साल में मिल रहा है उसका लीज रेंटल के थ्रू, ये थोड़ी चलने देंगे। जैसे जैसे बेनिफिट मिलेगा वैसे वैसे लॉस को क्या करना? राइट ऑफ कर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर, ये करना जी केस, ये बनाइयो केस। बुक वैल्यू 99, ध्यान से करना इसको। बुक वैल्यू 99, फेयर वैल्यू 1 लाख, क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस है? कहां है? फेयर वैल्यू ज्यादा तो है। दिमाग लगाना, ऐसे एंट्री नहीं डाल। अरे चल मैं बोल देता हूँ लीज रेंटल आर लोअर, करो। तुम्हारे सामने इतना लिखा हुआ है, पहले तो ये एंट्री बताओ, 1 लाख की एंट्री करोगे या 99 की एंट्री करोगे? एंट्री 99 पे करोगे। अब तेरे माइंड में दो कंफ्यूजन आ रही होंगी, एक तो बुक वैल्यू से ऊपर फेयर वैल्यू है और फेयर वैल्यू से नीचे कौन है तेरा? सेलिंग वैल्यू है। तो डिफरेंस 12 काउंट करें या 11 काउंट करें? 1 by 1 बनाओ, एंट्री करो। एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना करोगे? टू एसेट अकाउंट कितना करोगे? डिफरेंस कितना हुआ? बट तुमने क्या कहा था कि डेफर्ड लॉस क्या होता है? डेफर्ड लॉस वैसे क्या होता है? फेयर वैल्यू और बट अप टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस कितना हुआ? तो सर आप एंट्री यहाँ पे क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 88, क्लियर। डेफर्ड लॉस अकाउंट डेबिट, वहां पे केस में लिख लेना लीज रेंटल्स आर लोअर, कहीं उस कंडीशन पे छोड़ाओ, क्लियर। टू एसेट अकाउंट, मैंने साथ में वर्ड क्या लिखा? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन पता क्या आती है, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर फेयर वैल्यू और सेल प्रोसीड का डिफरेंस तो 12,000 कि 1 लाख और 88 का डिफरेंस तो 12,000 है।
तो आपने अप टू बुक वैल्यू तक देखना होता है। बुक वैल्यू कितनी थी 99, 88 से 99 का डिफरेंस कितना हुआ? 11। मेरा एक्चुअल लॉस तो 11 हुआ है ना, मार्केट वैल्यू होएगी जितनी होएगी मैंने के लेना। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट है कोई, डन। सर ये केसेस आपके पास नंबर ऑफ टाइम क्या होंगे, रिपीट होंगे। नंबर ऑफ टाइम आपके पास क्या होंगे, रिपीट होंगे। काफी सारे क्वेश्चंस आपको स्कैनर में मिलने वाले हैं, मॉड्यूल में भी पक्का मिलेगा एंड मेरी पीडीएफ में भी हो सका तो सेम ही होंगे शायद। तो एक बार फटाफट उनकी एंट्रीज सिंगल टाइम एक बार प्रैक्टिस कर लेना। रूल हमारा सेम है, मैं दोबारा एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। क्लियर? रूल हमारा सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट के सामने वर्ड क्या आता है आपका? नेचुरली सर सेल प्रोसीड्स। अकाउंटिंग तो यही कहती है। क्लियर? एंड एसेट अकाउंट के आगे सामने वर्ड क्या आएगी? बुक वैल्यू। बैलेंस फिगर में वन बाय वन सबसे पहले 3 आइटम्स होती है। वन बाय वन चेक इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस इज there when book value is more than the fair value, या fair value is less than the book value. In that case book impairment loss. book कर लिया। after that check for the deferred gain or deferred loss. deferred gain के केस में आपने क्या कहा सर? what is the difference of deferred का डिफरेंस क्या है? सेल प्रोसीड्स एंड फेयर वैल्यू। सर अगर फेयर वैल्यू से ऊपर सेल प्रोसीड्स हैं, that difference is called as deferred gain, otherwise deferred loss. Clear? But sir in case of deferred loss you have to check two conditions. What are they? And two condition means twin conditions, double. Check whether there is an actual loss. Yes. Check whether lease rentals are lower than the market. Yes. Then book the actual loss, then book the deferred loss, but up to the amount of actual loss compensated through lease rentals. Clear? And the last is any residuary value या gain या loss में भी अगर तुझे लग रहा है कि मेरी एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, पुट इट इन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको क्या कर दीजिए? चार्ज कर दीजिए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? ये तकरीबन तेरे 8-9 केसेस हैं, इसको थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से हल्का सा दोबारा देखना है, क्योंकि ये मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को नेक्स्ट ऑन मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अपनी ओर से क्या करवाऊंगा, ट्राई करवाऊंगा। अगर हो सका तो चाहे छोटी डिस्कशन रहे या अगर काफी क्वेश्चंस हुए तो मैं प्रॉपर लेक्चर, एक क्वेश्चंस के ऊपर इसका प्रॉपर लेक्चर हम ले लेंगे। क्लियर? अदरवाइज मैं अपनी ओर से प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डील कर चुका, क्योंकि काफी न्यूमेरिकल्स आप कल भी कर चुके। आज वाले पार्ट में तो यही है। इसके अगेंस्ट तो पता क्या है, केसेस गिवन होंगे, आपको बता रहा हूं ऐसे ही केसेस गिवन होंगे, ध्यान से पढ़िए एंड अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्व करना क्या करे, स्टार्ट। इज दैट क्लियर? सो रेस्ट पार्ट जो है वन टाइम AS19 की जो नोटिंग विद क्वेश्चन है वो आपकी कंप्लीट होती है। इफ देयर इज नीड फॉर डूइंग द क्वेश्चन इन द क्लास देन आई विल टेक द पार्ट, मैं प्रॉपरली उसको एज अ पार्ट ही डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों के आने वाले बढ़िया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। वन ऑफ देम इज AS19, क्लियर, AS20 एंड AS22। सो प्लीज कंटिन्यूटी रखें। क्लियर? इसमें ब्रेक मत डालना, इसको औखे सौखे जैसे भी कह लो, साथ की साथ जितने क्वेश्चन हैं, अब जो पेंडिंग आपका पहले चल रहा है वो अलग बात है, जो आज का आप लोगों का पार्ट रनिंग है इसमें पेंडेंसी मत कर। ये अपने आप में मेन, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनमें पेंडेंसी मत करना। जैसे मर्जी थोड़ा सा मैनेज करते हुए 19, 20, 22 ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूटी में आपने करने ही। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो मेरी ओर से मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन टाइम विद इन अ वीक, विद इन अ नेक्स्ट 10 डेज के अंदर आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और मेरा एक टॉपिक डिसोल्यूशन जो मैंने आप लोगों को करवाना है विद इन 10 डेज के अंदर काफी आप लोगों को डन मिले। क्लियर? कोशिश तो है कि आप थोड़ा इसको टाइमली सम अप करें सो दैट कि while filling the roll number or while filling the admit card you must be confident at least for 2 subjects कि सर इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से उसको मैनेज कर लेंगे। क्लियर? एंड सर थोड़ा सा ICAI की भी गलती है, जो टाइम लिमिट होती है आप उस टाइम लिमिट में एडमिट कार्ड के लिए ऑप्शन दो, इस बार तुमने इतनी जल्दी क्यों दे दी? हर बार नॉर्मली सितंबर में ऑप्शन आती है,
डेट भी याद है, 4 सितंबर को ओपन होते हैं, 25 को लास्ट डेट होती है, 4 अक्टूबर अपने आप में विद लेट फीस होती है। तो वो मोमेंट तो बिल्कुल ही अलग था। अब पता नहीं क्या डे टू डे मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अलग बात है, बट डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट इट। अभी आप कुछ नहीं कर रहे, अभी आप फ्रीक्वेंटली अपना जुलाई आराम से कंफर्टेबली पढ़े, सिलेबस करें क्लियर। इन अगस्त ये डिसीजन हमारा, एंड तकरीबन 5 तारीख के बाद, नॉट पहले, क्लियर। जो तो सिंगल है वो तो कर दे, तुम वेट मत करना, तुम तो भरो, क्लियर। ये जो हमारे वाले जो नॉर्मली सिंगल बोथ हैं, ये हमारा डिसीजन है 5 to 10 के बीच में, एंड डॉट 5, क्लियर। हमारा तो उस दिन देखेंगे, पहले 15 दिन ले तो सही कॉन्फिडेंस, तेरे को बातों में दिखाएंगे कि सर चल रहा है बड़ा पॉजिटिव। आपको ये लग रहा है ग्रुप 1 तो बहुत लंबा खिंच गया, ग्रुप 2 में इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें सिलेबस बहुत कम है, बस थोड़ा सा एडवांस रिटेनिंग थोड़ी ज्यादा है, अदरवाइज कंपैरेटिवली सिलेबस पॉइंट से ग्रुप 2 कम है। ग्रुप 1 में ज्यादा सिलेबस है, उसमें तो अकेला टैक्सी मान नहीं आता, समझ गए ना। तो उल्टा ये तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। सो वो रेस्ट अपार्ट, वो छोड़ दीजिए, वो आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बट बी कॉन्फिडेंट, नॉर्मल रहिए, ठीक है ना, मोटिवेटेड रहिए, डिटरमिन्ड रहे। सोच लिया तो सोच लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या पैसे में क्या है, 1000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, कितनी फीस है, 3000 रुपए फीस है, 2700 1200 एक्स्ट्रा ही है, क्या खास बात है यार, कुछ भी नहीं है। बट अगर इस मोमेंट फिल नहीं करेंगे, बाद में फिलअप नहीं होगा, देन आप ऑप्ट ही एक के लिए हो पाएंगे, समझ गए ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है आप लोगों के लिए। अब तो मोमेंट है, फिलअप कर सकते हैं, बट अगर फिल ही नहीं करा देन देयर इज नो चांस, देन नेक्स्ट। तो अपा जब कर रहे हैं, व्हाई शुड नॉट आई गिव इट वन अटेम्प्ट। तेरे सामने जीती जाती एग्जांपल्स चल रही हैं आजकल, तो यही नहीं पता सर, लक बाय चांस दोनों निकलते हैं, ठीक है ना। जब मिलने पे आ जाए, क्या मिल जाए कुछ नहीं पता। तो इन बातों में कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा पार्ट है, हमारे साथ आपकी काउंसलिंग्स हैं, जो भी आप लोगों की डिस्कशंस है, क्लियर। ओके जी। सो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे वो नॉर्मली हम क्या करेंगे, डील करेंगे। ओके।